और मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम। आज हम लोग कौशाम्बी में स्थित पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर स्थित राजा जयचंद के किले पर मौजूद हैं। राजा जयचंद ने इस किले को 1191 ईस्वी में बनवाया था। राजा जयचंद को हम लोग एक गद्दार राजा के रूप में भी जानते हैं, पर राजा जयचंद को गद्दार कहना कितना सही कितना गलत है, ये हम आगे वीडियो में समझने की कोशिश करें। जैसा कि भारतीय इतिहास में कई सारे ऐसे नाम हैं जो अपने गलत कार्यों और गलतियों के कारण उनका नाम इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा गया। अतः उन्हीं में से एक नाम राजा जयचंद का भी आता है। कहते हैं कि राजा जयचंद सम्राट पृथ्वीराज चौहान से अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए लुटेरे मोहम्मद गौरी से जा मिले थे, लेकिन राजा जयचंद के किरदार को लेकर कई ऐसे सारे मत हैं जो राजा जयचंद को गद्दार कहने पर सवाल खड़ा करते हैं। वे कौन से पहलू हैं, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने कई अन्य राजाओं के साथ मिलकर तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी से लड़ा था और यह युद्ध बहुत ही भयानक हुआ था। और इस युद्ध में हमारे हृदय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने लुटेरे कायर मोहम्मद गौरी को छठी का दूध दिला दिया था और उसे और उसकी सेना सहित बंदी बना लिया था। और मोहम्मद गौरी के गिड़गिड़ाने और अपने जीवन दान की भीख मांगने पर हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवन दान दे दिया था। लेकिन यह पहला वाकया नहीं था जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा वो जीवन दान पाया हो। ऐसे 17 बार आए जब वो पृथ्वीराज चौहान का बंदी बना और पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवन दान दिया। हालांकि एक चीज हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहावत भी चली आई है कि जहां पे दया भाव समर्पण और ममता दिखे वहीं से स्तंभ शुरू होता है हिंदू सनातन धर्म का। तो हमारे हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें 17 बार जीवन दान दिया। लेकिन इस तराइन के पहले युद्ध में लुटेरे मोहम्मद गौरी इस हार को पचा नहीं पाया और सम्राट पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की ठान ली। इसी बीच एक बड़ी घटना घटती है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम कर बैठते हैं। हालांकि राजा जयचंद इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को उठा ले गए और उनसे विवाह कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की इस हरकत से राजा जयचंद ने पृथ्वीराज सम्राट चौहान के साथ किया आपसी सभी समझौता तोड़ लिया तथा उनके खिलाफ एक युद्ध की जंग छेड़ दी। हालांकि राजा जयचंद और सम्राट पृथ्वीराज चौहान युद्ध के मैदानों में तो कई बार आमने सामने हुए और इसके परिणाम स्वरूप तो जीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हुई, लेकिन कीमत के तौर पर पृथ्वीराज चौहान को अपने कई बहादुर सैनिकों को भी खोना पड़ा। हालांकि इसका असर कई अन्य राजाओं पर भी पड़ा और उन्होंने भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान से अपने सभी प्रकार के आपसी समझौते तोड़ दिए। इतिहास के अनुसार चौहान के हाथों मिली हार को राजा जयचंद पचा नहीं पाए और इस हार की वजह से अब राजा जयचंद बदले की आग में और बौखला गए थे। बस यही बदले की भावना राजा जयचंद को लुटेरे मोहम्मद गौरी के दरवाजे तक ले गई और राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी से कहा, आप पृथ्वीराज चौहान पर हमला कीजिए तथा युद्ध में सैन्य ताकत देने का भी वादा किया। इस अवसर की पहले से ताक लगाए बैठा लुटेरा कायर मोहम्मद गौरी इस सुनहरा अवसर को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता था और राजा जयचंद की बात मानकर लुटेरे मोहम्मद गौरी ने युद्धों के सारे नियम को तोड़ते हुए, पहले हमारे सनातन धर्म में युद्ध के एक नियम हुआ करते थे कि सूर्य
अस्त्र तक के बाद कोई किसी पर प्रहार या युद्ध नहीं करेगा, युद्ध विराम की घोषणा हो जाती थी। लेकिन कायर मक्कार लुटेरा मोहम्मद गौरी को इससे कहां युद्ध नियमों से पड़ी थी। वो इन सारे नियमों को ताक पर रखकर और रात के सोती हुई पृथ्वीराज चौहान की सेना पर आक्रमण बोल दिया। और जब ये आक्रमण का पता हमारे पृथ्वीराज चौहान को लगा तो उन्होंने अपने पड़ोसी अन्य राजाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी राजा उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। बहरहाल उस समय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी। वहीं दूसरी तरफ लुटेरे कायर मोहम्मद गौरी के पास 1,20,000 ही सेना थी। तराइन का यह दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और यह युद्ध बहुत ही भयानक और भीषण हुआ। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या कारणवश कहिए या दैववश, किसी कारणवश इस युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और कायर लुटेरे मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान बंदी भी बना लिए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद ही भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई। लुटेरे मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उधर राजा पृथ्वीराज चौहान की हार से राजा जयचंद संतुष्ट दिखे, लेकिन और राजा जयचंद उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाने लगे। लेकिन राजा जयचंद की खुशी ज्यादा दिन बरकरार नहीं रही, क्योंकि खैबर के रास्ते लुटेरा कायर मोहम्मद गौरी एक बार भारत पर फिर आक्रमण कर दिया था। और इस बार लुटेरे मोहम्मद गौरी ने एक षड्यंत्र के तहत कुतुबुद्दीन को लेकर और राजा जयचंद के राज्य कन्नौज पर हमला बोल दिया। इस हमले में राजा जयचंद की मौत हो जाती है और इसी तरह कन्नौज राज्य भी लुटेरे मोहम्मद गौरी के अधीन अस्त हो जाता है। यहां तक कि कहानियों में तो राजा जयचंद एक गद्दार राजा ही साबित होते हैं, लेकिन इतिहासकार इन किस्से और कहानियों पर कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इतिहासकार लेखक आनंद शर्मा की माने तो उन्होंने राजा जयचंद के जीवन पर काफी शोध किया है और उन्होंने अपने शोध में पाया कि राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का जिक्र उन्हें किसी लेख, किसी किताब, किसी दस्तावेज या किसी इतिहास में प्रमाणिक साक्ष्य के साथ मौजूद नहीं है। अगर यह मान लिया जाए कि राजा जयचंद की संयोगिता नाम की कोई बेटी नहीं थी, तो संयोगिता हरण की भी बात झूठी साबित होती है। समझने वाली बात यह होगी कि राजा जयचंद ने यदि तराइन के पहले युद्ध में लुटेरे मोहम्मद गौरी का सहायता की थी, तो बाद में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को क्यों मारा। हालांकि राजा जयचंद के द्वारा सहायता करने का मोहम्मद गौरी का भी साक्ष्य किसी इतिहास में, किसी लेख में, किसी दस्तावेज में प्रमाणित रूप से नहीं मिलता है। हम लोग भले राजा जयचंद को गद्दार कहते हो, गद्दार मानते हो, लेकिन इतिहासकार आज भी उन्हें गद्दार मानने से इनकार करते हैं। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना। उधर राजा पृथ्वीराज चौहान के बंदी बन जाने पर लुटेरे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले गया और गजनी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कालकोठरी में बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद लुटेरे मोहम्मद गौरी ने, चूंकि गजनी का वो सुल्तान था, इसलिए अपने दरबार में पृथ्वीराज चौहान को पेश होने के लिए बुलाया और जब उसके दरबार में सम्राट पृथ्वीराज चौहान पेश होते हैं तो उसी तरह सिंह जैसा सीना और निर्भीकता का भाव झलक रहा था। उनको किसी प्रकार का डर या भय उनके चेहरे पर नहीं था और वो मोहम्मद गौरी के सामने जब पेश होते हैं तो मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें मिला के
बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि मैं यहाँ का सुल्तान हूं और तुम मेरे बंदी हो, इसलिए मुझसे नजर में नजर मिला के नहीं, नजर को झुका के बात करो। और यह बात सुनते ही हमारे हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उसे कुछ इन अंदाजों में जवाब दिया कि ए लुटेरे मोहम्मद गौरी, तुम मेरा जीवन दान दिया हुआ जीवन पर जी रहा है, और ये शेर का आंखें हैं, ये शेर का सीना है, ये एक वीर योद्धा की शरीर है, ये तुझ जैसे कायर के सामने झुकने की तो बात क्या है, ये सर झुकता है तो सिर्फ ईश्वर के आगे, तेरे जैसे कायर के आगे नहीं। बस यही बात लुटेरे मोहम्मद गौरी कायर को चुभ गई और उसने अपने कुर सैनिकों को इजाजत दिया कि पृथ्वीराज चौहान की गर्म सलाखों से दोनों आंखें फोड़ दी जाएं। और बस वही हुआ, मोहम्मद गौरी के वो कुल सैनिकों द्वारा गर्म सलाखों से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों फूटने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान के चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं थी, कोई भय नहीं था, कोई दर्द के भाव नहीं थे। ऐसे थे वीर योद्धा हमारे हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी। उसके बाद उन्हें फिर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब पता चलता है पृथ्वीराज चौहान के राज्य में राज कवि रहे चंद्रवरदाई जी को, जिनका जन्म की लाहौर में हुआ था। उस समय तो हमारा भारत अखंड था, चारों तरफ भारत का ही साम्राज्य हुआ करता था और भारत मां के जय जयकारे की गूंज लगा करती थी। और जब हमारे इस तरह राज्य कवि चंद्रवरदाई जी को पता चलता है कि हमारे मित्र, वो एक अच्छे मित्र भी, इतिहास के तौर पे पता चलता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के एक अच्छे मित्र भी थे चंद्रवरदाई जी। तो चंद्रवरदाई जी सम्राट पृथ्वीराज चौहान से मिलने गजनी पहुंचे और गजनी में उन्होंने मोहम्मद गौरी से आग्रह किया कि मैं अपने मित्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान से मिलना चाहता हूं। और मोहम्मद गौरी को यह बात बहुत नागवार लगी और उसने चंद्रवरदाई जी को भी बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसी काल कोठरी में बंद कर दिया जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान पहले से बंद थे। जब दोनों मित्र एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं और एक दूसरों से मिलते हैं तो अपनी एक बातें करते हैं, और वो बातें नहीं कि मैं फंस गया। फंसने और फंसाने की, हारने और हराने की तो ये बात ही नहीं थी। वहां बात यह थी कि इस कायर लुटेरे मोहम्मद गौरी को किस तरीके से जहन्नुम भेजा जाए। और जिस तरीके से चाल और षड्यंत्र के द्वारा वो भारत पर आक्रमण करता था, ठीक उसी चाल, उसकी ही चाल से चंद्रवरदाई और के आदेश पर, निर्देश पर, सुझाव पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी कार्य किया और मोहम्मद गौरी के दरबार में यह सूचना पहुंचाई कि मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ राज जानता हूं। और यह सुनकर मोहम्मद गौरी ने फौरन राज कवि रहे चंद्रवरदाई जी को अपने राज्य में बुला लिया। और बुलाने के बाद राजा चंद्रवरदाई जी ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि चूंकि पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण का भी ज्ञान है, लिहाजा जो अभी आपके राज्य में निशानेबाजी की प्रतियोगिता हो रही है, उसमें आपको विजयी बनाने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा निशानेबाज कोई नहीं, चूंकि इनको शब्द वेदी बाण का ज्ञान है। और यह सुनकर हैरत अंग्रेज हो गया लुटेरा मोहम्मद गौरी, और फिर सोचने लगा कि जिनकी दोनों आंखें मैंने फुटवा दी है वो निशानेबाजी कैसे करेगा। लेकिन उसके एक विश्वास के तौर पर चंद्रवरदाई जी ने कहा कि यदि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी इस निशानेबाजी में हारते हैं तो मैं अपना गला धड़ से काट दूंगा। और इन्हीं बातों पर विश्वास करके, चंद्रवरदाई जी की इन्हीं बातों पर विश्वास करके मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इस निशानेबाजी प्रतियोगिता में आने की अनुमति दे देता है। और जो चंद्रवरदाई जी की चाल थी, जो पृथ्वीराज चौहान की चाल थी, उस चाल में लुटेरा कायर मोहम्मद गौरी फंस गया। और जब मोहम्मद गौरी के निशानेबाजी प्रतियोगिता में राज चंद्रवरदाई के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान पहुंचते हैं तो वहां पे पहले से
ये मोहम्मद गौरी ने एक बहुत बड़ा सिंहासन का निर्माण कराया था, वो काफी ऊंचा था। क्योंकि उसे कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक खौफ बना हुआ था। और वही नहीं कि मोहम्मद गौरी के अंदर पूरे गजनी यानी अफगानिस्तान में फैला हुआ था उस एक शेर, हमारे वीर महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का खौफ पूरे गजनी में व्याप्त था। और शायद इसी सुरक्षा के लिहाज से उसने बहुत ऊंचा अपना सिंहासन बनवाया। लेकिन यहां जब स्थल पर पहुंचते हैं तो हमारे निशानेबाजी प्रतियोगिता में तो हमारे चंद्रबरदाई जी ने कहा कि मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें न होने की वजह से आपको वहां से आदेश देना होगा कि पृथ्वीराज चौहान निशाना लगाओ। इसलिए कहा चंद्रबरदाई जी ने कि इससे हमारे मित्र, हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को यह आभास हो जाएगा कि सुल्तान कहां पर है और किस तरफ है। और इसी कारण चंद्रबरदाई जी ने मोहम्मद गौरी को यह आदेश दिया। और मोहम्मद गौरी ठीक उसी शतरंज की चाल में फंसता चला गया। और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने कहा कि पृथ्वीराज निशाना लगाओ, पृथ्वीराज निशाना लगाओ, तो हमारे चंद्रबरदाई जी ने एक बहुत ही मधुर वाणी बोली और बहुत ही दिल को छू जाने वाली वाणी बोली और बहुत ही शरीर को मन प्रफुल्लित कर देने वाली। हे पृथ्वीराज कमान बांध, है अंतिम अवसर ही, एक बाण से लक्ष्य भेद, अब मत चूके चौहान। इन जैसे कठोर वाणियों को राजा पृथ्वीराज चौहान से कहते हुए फिर क्या कहते हैं, उनकी दूरी बताते हैं, जिससे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तो आंखें नहीं थी, इसलिए उन्हें लक्ष्य यानी निशाना ले साधने में कोई चूक ना हो सके। तो कहते क्या है, उन्होंने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और जैसा ही इन शब्दों का शब्द राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कानों में जाती है, उन्होंने अपने तीर को पतिंजे से खींचा और बाणों को छोड़ा कि पलक झपकते ही लुटेरे कायर मक्कार मोहम्मद गौरी का धड़ सीने से अलग होते हुए बाहर निकल गया। और इस तरह से मोहम्मद गौरी जैसे कूर को बिना आंखें होते हुए भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मौत की नींद सुला दिया। ऐसे थे हमारे हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप, जिनके की एक टापों से, जिनके के घोड़ों के टापों से लोग दुश्मनों के हृदय फट जाते थे। और पृथ्वीराज चौहान जैसे, और हमारे बच्चों को स्कूल में जो देश के कल भविष्य होंगे उनको पढ़ाया जाता है अकबर महान। अरे मैं उनसे पूछता हूं जिन्होंने लिखा या बताया या मेरे इतिहास से छेड़छाड़ की कि अकबर महान, तो जरा वो मुझे जवाब दे देंगे। जलती रही जौहर में नारियां भेड़िए फिर भी मौन थे, हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान था, जरा कोई मुझे बताएगा कि फिर महाराणा प्रताप और हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान कौन थे, जिन्होंने बिना आंखें होते हुए भी लुटेरे कूर मोहम्मद गौरी को मौत की नींद सुला दिया। कोई ऐसा था क्या वीर? कोई ऐसा मुस्लिम शासक में था? एक भी का नाम लेके बता दीजिए मुझे। लेकिन हमारे इतिहास के साथ बड़ी छेड़छाड़ हुई, हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। हम भारतवासियों को कई ऐसे जानकारियों से छिपाया गया और कूरों को और कायरों को महान दर्शाया गया, और महान और योद्धाओं को जो एक अपने आप में अतुलनीय थे, जिनके नाम से जग कांपता था, उनको कहीं गद्दार तो कहीं बंदी तो कहीं तमाम तरीके की चीजों से दिखाया गया। तो ये था राजा जयचंद के और पृथ्वीराज चौहान के बीच कुछ कहानियां जो हम आप तक पहुंचाए। और यदि इसमें कोई त्रुटि है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो ये राजा जयचंद की कहानियां थी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। जैसा कि ये किला आप देख सकते हैं, यहाँ जस्ट सामने
जगत जननी माँ जगदम्बा कड़ा का मंदिर है सामने, और इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ से ही बाबा कड़कनाथ शाह का धाम दिखता है, जहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम सभी की आस्था बनी होती है। और हमारे ये दक्षिणी साइड आप देखेंगे, पूर्वी साइड में, तो ये माँ गंगा का अविरल धारा बह रही है। और इस पतित पावनी जगह में राजा जयचंद का किला बना हुआ है, और किले का और छोर काफी लंबा है, लगभग सैकड़ों बीघा का है। और आज का मौसम कुछ इतना सुहाना है कि रिमझिम बरसात हो रही है, और इस बरसात की वजह से इन झाड़ियों में जाके हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। ये राजा जयचंद का जो किले का गुम्बद बनाया गया है, ये इसलिए शायद कि इसी पर राजा जयचंद के सैनिक द्वारा इस किले की निगरानी की जा रही थी। हालांकि 1191 ईस्वी में जो इसका निर्माण हुआ तो ठीक इसी समय नगर पंचायत मानिकपुर में, कड़ा इस पार और उस पार नगर पंचायत मानिकपुर का किला भी है, और यहाँ से लगभग दिखता भी है। तो 1191 में भी उस किले का निर्माण मानिकचंद यानी राजा जयचंद के सौतेले भाई मानिकचंद के द्वारा भी कराया गया। तो ये था कौशाम्बी में स्थित पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर स्थित राजा जयचंद के किले की जानकारी। जैसा भी जानकारी आपको लगी हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे